सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं हुए हैं या उसे ज्वाइन नहीं किया है, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें उसे, कि आपको वहाँ पर सारे टॉपिक की पीडीएफ्स, नोट्स और उसके क्वेश्चंस पेपर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे के सारे गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड किया जा सके हैं। या जो स्टूडेंट्स अभी तक जिनको पता नहीं है मतलब कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम। आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, इसको अगर हम लोग सेपरेट करें तो ये थर्मल और डायनेमिक्स दो वर्ड से ज्वाइन करके बना हुआ है। तो थर्मल वर्ड का मीन होता है हीट, और डायनेमिक मतलब एक्सचेंज या ट्रांसफर। तो हीट और एनर्जी का यहाँ एक्सचेंज करेंगे हम लोग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो सीधी सी बात पहले करते हैं कि जो ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है वो क्या डील करता है, ओनली मैक्रो प्रॉपर्टीज को डील करता है, केवल और केवल मैक्रो प्रॉपर्टीज को डील करता है। मैक्रो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब हुई, और मैक्रो मॉलिक्यूल पर ही ये अप्लीकेबल होता है केवल थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रो मॉलिक्यूल से बात ये आती है, जैसे आप 1 ग्लास वाटर ले तो 1 ग्लास वाटर का टेम्परेचर, प्रेशर जो भी होगा वो मैक्रो प्रॉपर्टीज है। और माइक्रो प्रॉपर्टीज के बारे में ये इंडिकेशन या डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। माइक्रो प्रॉपर्टीज जैसे कि आप इंडिविजुअल एक वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, उसके लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो भी फंक्शन होता है थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि हीट का एक्सचेंज होना या जितने भी यहाँ फंक्शन करते हैं उसके लिए हमको एक सिस्टम चाहिए होता है, ठीक। और सिस्टम होते क्या है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कंटेन माइक्रो प्रॉपर्टीज। जो माइक्रो प्रॉपर्टीज रखता है वही हमारे क्या कहलाएंगे, सारे सिस्टम। जैसे मैंने बोला कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर क्या है, हमारा एक सिस्टम है, ठीक। अब सिस्टम उस यूनिवर्स का एक पार्ट है, और यूनिवर्स उस सिस्टम के अराउंड का जो एरिया है, सिस्टम के अराउंड का जो एरिया है, जो रीजन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक लेयर यूज की गई है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में एक ये सर्कुलर लेयर यूज की गई है, ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय अ लेयर which is imaginary or real is called boundary। देखिए यहाँ लिखा भी है, the real or imaginary surface that separate the system, its क्या कहेंगे उसको हम लोग, सराउंडिंग, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाउंड्री बोलेंगे। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो लेयर यूज की गई है उस लेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ देखिए इस फिगर के थ्रू बताया गया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब सपोज दैट आप इसको लेट कर लीजिए कि ये हमारे पास में एक बीकर है, बीकर में वाटर फिल है, और इसमें इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, बाहर से वाटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैटर, वाटर हमारा क्या है, मैटर भी यूज कर सकते हैं, और हीट का एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ओपन सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर भी पॉसिबल है और मैटर का ट्रांसफर भी पॉसिबल, यानी बोथ ट्रांसफर आर पॉसिबल, यानी कि हीट एंड मैटर बोथ। अब क्लोज सिस्टम में देखिए, ये आपने क्या किया, उस बीकर के ऊपर एक कैप लगा दिया, उसको स्टॉप कर दिया। अब क्या होगा कि मैटर का ट्रांसफर आपका पॉसिबल नहीं है, आप वाटर नहीं डाल सकते इसमें, लेकिन हीट का ट्रांसफर उसमें पॉसिबल है। तो देखिए क्लोज सिस्टम क्या होते हैं कि जिसमें हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या नेक्स्ट आपका है, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आप एक वाटर बॉटल लीजिए, तो वाटर बॉटल में देखा होगा आपने कि उसके इनर साइड में एक लेयर लगी होती है, जिसकी वजह से अगर आप ठंडा पानी रखते हैं यानी तो वो ठंडा ही रहता है, और ऊपर से आपने उसको स्टॉप कर दिया। तो अब यहाँ क्या होगा, ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, ना ही हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारे 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट एंड मैटर बोथ आर ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम में क्या होगा आपका कि ओनली
हीट ट्रांसफर, और आइसोलेटेड में क्या होगा, इसमें आपका हीट का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है एंड मैटर का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मैक्रो प्रॉपर्टीज की। जो भी स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं कि मैक्रो प्रॉपर्टीज में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच वन इज नॉट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया, तो उसमें 3 ऑप्शंस आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के होंगे और वन जो होगा आपका वो एक्सटेंसिव का होगा, 3 इंटेंसिव के होंगे। तो उसमें विच वन इज नॉट पूछा गया, तो आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों ही पता होना चाहिए, तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि जो भी मैटर होगा सिस्टम के अंदर उस पर ये क्या होता है, निर्भर नहीं करते, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से। जैसे आप मान लीजिए कि आपने 2 गिलास वाटर ले लिए, तो 1 गिलास और दोनों का सोर्स क्या है, एक ही है। तो पहले वाले गिलास में आपने मान लिया कि 100 ml वाटर ले लिया और सेकंड गिलास में मान लिया आपने 50 ml वाटर ले लिया। अब एक में 100 है और एक में 50 है, सोर्स लेकिन दोनों का एक ही है। तो अगर मान लिया पहले वाले ग्लास यानी 100 ml ग्लास का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री है, तो 50 ml का भी 25 डिग्री ही होगा, क्योंकि वो मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर, मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो देखिए एग्जांपल्स क्या क्या लिखे हैं, प्रेशर, आपको एग्जांपल्स बस याद रखना है इसके, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। और जस्ट इसी का अपोजिट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो जो भी सिस्टम के अंदर सब्सटेंस या मैटर प्रेजेंट होगा उस पर ये डिपेंडेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, अब यहाँ देखिए वही हमारा क्वेश्चन फिर से बनता है कि आपने 2 गिलास वाटर लिया और सोर्स दोनों का एक ही है, आपने एक में 100 ml लिया और एक में 50 ml लिया। तो अब देखिए वॉल्यूम क्या है, दोनों का डिफरेंट हो गया, एक में 100 ml एक में 50 ml, तो ये डिपेंड कर रहा है ना मैटर पे। तो एग्जाम्पल इसका देखिए क्या लिखा है, मास, वॉल्यूम, गिव्स एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। ये सारे के सारे हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से मिलेंगे, इसी टॉपिक से मिलेंगे, आप ये याद रखिएगा बस इनके एग्जाम्पल्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव इन नेचर। ठीक, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और इनका रेशियो अगर हम लोग निकालें तो वो ऑलवेज क्या आएगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आएगी। देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास हमारी क्या है, मास हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है हमारी, डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हम लोग फॉर्म करें तो रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्गडन का। जैसे जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ेंगे वर्गडन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स जैसे ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जो स्टूडेंट इसी के आगे एमएससी प्रीवियस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो स्टूडेंट अभी बीएससी पार्ट 1 में नेक्स्ट ईयर वो जाएंगे सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो भी अभी नए स्टूडेंट हैं 10th का एग्ज़ाम दिया वो 11th में पहुंचेंगे, तो ये जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ये उनकी केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है और फिजिक्स में भी चैप्टर है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं वर्गडन। तो वर्गडन सबसे पहले होता क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि whenever a system change from one state to another state,
कोई भी सिस्टम है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कन्वर्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है, इट इज अकम्पनीड बाय चेंज इन एनर्जी, उसकी एनर्जी में क्या होगा, चेंजमेंट आएगा। द चेंज इन एनर्जी में अपियर इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी में चेंजमेंट वो किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में हो सकता है, वर्क के फॉर्म में हो सकता है और लाइट के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट दिखाया गया है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के, ठीक है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ गया और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनदर वे वर्क डन रिप्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ देखिए क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा 9th 10th में कि वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन के इक्वल होता है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स को हम लोग पर यूनिट एरिया में अप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक। तो यहां से क्या करें, इन दोनों रिलेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो देखिए क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो नीचे देखिए कि डेल्टा ए एंड डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो गया है, वॉल्यूम के इक्वल हो गया है। यहाँ से ये रिलेशन हो गया। स्मॉल अमाउंट के लिए लिखें या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। और इसमें आप देखिए कोई भी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अगर वो वर्क कर रहा है तो वर्क उस सिस्टम पे केवल दो टाइप का होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। या तो वो सिस्टम के ऊपर हम लोग कार्य करेंगे या तो हम लोग सिस्टम के द्वारा कार्य करेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दी गई है कि हमको कैसे समझना है कि सिस्टम अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव साइन यूज़ करना है या नेगेटिव साइन यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। और नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन में क्या होगा, सिस्टम डिड वर्क या वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा अगर काम होगा तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। उसको हमेशा क्या यूज करना है, नेगेटिव। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर इस चीज का बहुत यूज किया जाता है। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस में आपको प्लस करके भी एक आंसर दिया जाएगा और एक माइनस करके भी दिया जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर वर्क डन, उस क्वेश्चन में अगर वर्क डन बाय द सिस्टम कहा गया है तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, और सिस्टम में अगर उसमें क्वेश्चन में अगर आपसे बोला गया है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी आगे हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ में ही इंटरनल एनर्जी का यूज किया जाता है। तो अब देखिए क्या है, अब इंटरनल एनर्जी को आप ऐसा समझिए कि हमारी पूरी बॉडी क्या है, हमारी पूरी बॉडी एक सिस्टम है, ठीक। और उस सिस्टम में पूरी बॉडी में जो वर्क सोल का होता है, ठीक है, वो सोल का फंक्शन सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी करती है। यानी कि विदाउट इंटरनल एनर्जी सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड हो जाएगा सिस्टम। तो एवरी सिस्टम हैव अ सफिशिएंट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि, और इंटरनल एनर्जी होती क्या है, ये सिस्टम कोई भी सिस्टम है आपका उस सिस्टम में आप गैस, मान ली गैस फिल कर दी, तो गैस फिल करने के बाद में क्या होगा, आप गैस के मॉलिक्यूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी शो करते हैं, काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी शो करेंगे, और वो रोटेट होते हैं तो रोटेशनल एनर्जी भी शो करेंगे। रोटेशनल एनर्जी के बाद में वाइब्रेशनल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली सारी एनर्जीज होती हैं। और उन्हीं सारी एनर्जीज का जो एल्जेब्रिक सम होता है, उसी एल्जेब्रिक सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट इज रिप्रेजेंट बाय ई। यहाँ पर देखिए ई से रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इस इंटरनल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है,
इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं, इससे एक लॉ और भी होता है जिसको जीरोथ लॉ कहते हैं, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, देख लीजिए। लेकिन जीरोथ लॉ होता क्या है कि जैसे आपका यही दोनों सिस्टम मान लीजिए कि एक सिस्टम आपका ए है और एक सिस्टम आपका बी है। अब ए सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और बी सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ये ए बी और सी तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, यही इसका जीरोथ लॉ है कि इफ ए सिस्टम इज इक्विलिब्रियम विथ सी एंड बी सिस्टम आल्सो इक्विलिब्रियम विथ सी, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। और वो सारे दोनों यानी तीनों जो हमारे होंगे वो सब एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ है। फर्स्ट लॉ देखिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल सी बात है, एनर्जी को हम लोग कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है उसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो सीधे से यहाँ देखिए इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि पहले हम लोगों ने इस सिस्टम को, ये सिस्टम हमारा, ये पिस्टन है, इसको मैंने हीट नहीं दी जब, ठीक, तो हीट नहीं दी, सिस्टम जैसा था वैसे ही रहा। सपोज दैट अगर हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट करें यहाँ से, जब हीट करना स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से, तो क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन धीरे धीरे कहाँ जाना लगेगा, ऊपर जाना। देखिए यहाँ पर पिस्टन यहाँ था और जैसे ही हम लोग हीट देना स्टार्ट किया, पिस्टन यहाँ क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। अब ये पिस्टन जब शिफ्ट होगा तो हर एक बॉडी पर, उसके ऊपर सभी पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। इस पे भी ऊपर से नीचे की ओर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक। और यहाँ से हम लोग कॉन्टिन्यूस को हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्कडन भी हो रहा है। वर्कडन किसके अगेंस्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। और एक चीज मैंने बताया कि आप जब इसको यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हीट देने पर काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या बोलेंगे, सीधे इंटरनल एनर्जी। तो जो भी हीट हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो हीट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो वर्कडन करने में, किसके अगेंस्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, और सेकंड किस पे डिवाइड हो रही है, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि एब्जॉर्ब्ड हीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पहला क्या, इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो देखिए हीट हम लोगों ने यहाँ सप्लाई की। और यहाँ एक चीज और देखिएगा, जब हम लोग यहाँ से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये पिस्टन अपने आप ही तो ऊपर हो रहा है, अपने आप ऊपर जा रहा है, यानी कि सिस्टम खुद इस पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम जब था तो हम लोगों ने वर्क डन को क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। तो देखिए जब हीट हम लोगों ने प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में, ठीक। और दोनों को ऐड किया, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम था इसलिए यहाँ क्या हम लोगों ने यूज किया, नेगेटिव साइन यूज किया। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू हो गया। यहाँ देखिए लिखा भी है, द माइनस साइन अपीयर्स बिकॉज द वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन। और यहाँ अभी मैंने पीछे बात भी की थी कि वर्क डन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है, P डेल्टा V होता है। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रोसेस की तरफ। अब प्रोसेस में देखिए क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी हम लोग ट्रांसफर लेते हैं या फिर मूव करते हैं, तो जिस मेथड से हम लोग वो मूवमेंट कर दिखाते हैं उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं। देखिए द ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिए गए हैं।
और इस टॉपिक को अगर आप लोग डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से गूगल क्लासरूम से। उसमें मैंने ये पूरा फुल फॉर्म में यहाँ दिया गया है, इसका डेरिवेशन वगैरह भी सब दिया गया है। आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर इन टर्म्स के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ हम इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनेटिसिमली स्लो, इट इज कैरीड आउट रैपिडली। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है कि स्लो होता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, फास्ट। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए मैंने उनको बताया हुआ है कि मान लिया आपका एक एसिड चेंबर है, दो स्टूडेंट्स हैं मेरे ए एंड बी। एक के पास एक पावर है, वो क्या कर सकता है कि एक रूम में एसिड भरा हुआ पूरी तरीके से एसिड फिल है, और एक एंड से दूसरे एंड पे आपको जाना है। एक स्टूडेंट ए है जिसके पास एक पावर है कि वो पिलर फॉर्म करके दूसरे एंड तक पहुंच सकता है, और दूसरा जो बी है उसके पास कोई पावर नहीं है। तो ए एक पिलर बना के, दूसरा पिलर बना के, तीसरा पिलर बना के सीधे दूसरे एंड में पहुंच सकता है। लेकिन जो बी है उसने क्या किया, उसने रन अप लिया और सीधे वो जंप करके सेकंड एंड पे, लास्ट एंड पे जो भी था एंड वहां पहुंच गया। मैंने वहां पहुंचने के बाद दोनों से कह दिया स्टॉप। अब मैंने कहा कि वहां से आपको वापस आना है एक एक करके। तो वापस आने के केस में क्या होगा कि जो ए था जिसके पास सुपर पावर थी वो क्या करेगा, एक एक रख के पिलर पे वो वापस आ जाएगा। लेकिन जो बी था अब वो उसके पास रन अप करने की जगह भी नहीं है, तो वो वापस नहीं आ पाएगा। तो अब देखिए दोनों ही पार्ट में आपने क्या देखा कि ए जो है वो जाकर वापस आ गया, लेकिन बी जो है वो गया वहीं जाके स्टॉप हो गया। अब देखिए जो ए था, ठीक, दोनों में से वर्क किसने सबसे ज्यादा किया, ए था। ए ने पहले पिलर बनाया, फिर पिलर बनाया, फिर पिलर बनाया, तो वर्क डन किसके थ्रू ज्यादा हुआ, जो रिवर्सिबल था, यानी जो जाके वापस आया उसने वर्क डन ज्यादा किया। ठीक, और दोनों में से अगर मैं बात करूं टाइम किसने ज्यादा लिया, तो जो ए था उसने टाइम ज्यादा लिया क्योंकि उसको पिलर बनाने पड़े, और बी ने क्या रन अप लेके सीधे पहुंच गया। तो देखिए वही लिखा है यहाँ की द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनेटली स्लो, यानी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है जाके वापस आना वो क्या होगा, वो स्लो होगा। लेकिन अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की तो उसका कैसा टाइम होता है, वो फास्ट होता है, बहुत रैपिडली होता है। At any stage the equilibrium is not disturbed, equilibrium disturb नहीं होता है। और यहाँ क्या equilibrium में exist only after the completion of the process, process के complete होने पर ही equilibrium आता है। It takes infinite time for completion, मैंने बताया A था वो पिलर बना गया तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इस यहाँ it takes finite time for completion, इसको finite time लगता है, बस गया जाके वहाँ लौट आया। उसके बाद वर्क डन, वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होता है, पिलर बनाने में टाइम ज़्यादा लगा था, और इरिवर्सिबल में वर्क डन कम होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री अगर इंक्रीज किया गया तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमको जरूरत पड़ेगी उतना ही हीट हमारी क्या कहलाती है, हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है सी, इसी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब यहाँ देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग 1 वो कह दें, ठीक, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ से देखिए स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा क्यू, और ये टी को नीचे लेके जाएंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की गई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप गूगल क्लासरूम में जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड जब करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे
कि मैंने अभी जो प्रोसेसेस पीछे हम लोगों ने पढ़े थे उसमें मैंने बताया भी था कि जब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की तो वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिस वजह से क्या होगा, डेल्टा वी जो होता है वो जीरो हो जाता है। डेल्टा वी जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो होगा, और वर्क डन जब जीरो हो गया तो हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट जो है वो डायरेक्ट इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी के। तो वही है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी के। तो अगर मैं बात करूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो CV इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहीं से हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो क्या है, फंक्शन है। सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो dq अपॉन यहाँ पर देखिए dt है, यहाँ पर cp करेंगे, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हमको मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग बात करें उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। यहाँ से अगर एंथैल्पी का डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो होता है H इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा V यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग ये इसका भी डेरिवेशन पीछे दिया गया, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T CP, और एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड CP। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी है वो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ बात आती है ये MSc स्टूडेंट्स जो भी हैं या BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन सीधे आप एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं कि दोज फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, और इनके कैलकुलेशन भी हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही कर सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी सिस्टम वो क्या हुआ है, उसका एक्सपेंस हुआ है, उसको हम लोग एक्सपेंशन किए हैं, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, सिस्टम को कंप्रेस कर दिया गया। तो इनिशियली क्या है एक्सपेंशन और फाइनली क्या है कंप्रेशन। तो हम लोग इनिशियल और फाइनल के वॉल्यूम को लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी प्रोसेस हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन दी करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। अब ये एग्जांपल दिए गए हैं कि प्रेशर, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। इनको याद करने के लिए देखिए मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाई हुई है, PVT PVT इट्स अ सिंबल ऑफ प्राइवेट, आप सबको पता होगा प्राइवेट को PVT कहते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक, H से आप रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी को, यहाँ U मैंने बताया था अभी इंटरनल एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E से भी करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि मान लीजिए इंटरनल एनर्जी आपकी HU, G गिब्स एनर्जी होगी, और S क्या है आपकी एंट्रोपी। तो प्राइवेट हग्स, ऐसे इसको आप याद रखते हैं, प्राइवेट हग्स। अब यहाँ पर देखिए आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। अब इनके अलावा देखिए नोट क्या लिखा है, हीट, वर्क डन एंड चेंज इन एंथैल्पी आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट और वर्क डन एंड चेंज इन एंथैल्पी आर नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। जिसमें से आप ये जरूर याद रखिएगा कि इन क्वेश्चन बहुत पूछा था कि विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है। तो हीट, वर्क डन एंड चेंज इन एंथैल्पी आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइक्लिक रूल पे बात करते हैं। साइक्लिक रूल सिंपल सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है हमारा ये। सपोज दैट आपने एक सर्किल बना दिया, उस सर्किल में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आपको यहाँ पर एक ही करके इसका डिफरेंशिएट करना। जैसे मान लिया वाई है तो वाई के बाद क्या आता है जेड, तो वाई का हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, जेड के साथ में कांस्टेंट क्या आएगा एक्स। अब देखिए फिर उसके बाद में अब ये z आ गया, z के बाद क्या आता है साइक्लिक फॉर्म में x आएगा और कांस्टेंट क्या बनेगा y। फिर देखिए x आएगा, x के बाद क्या आता है y, इसके फॉर्म क्या आता है z। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है डिफरेंशिएशन का वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और आपकी केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछाता है, ये आपको आइडियल गैस से रिलेटेड पूछा जाएगा। आइडियल गैस में क्या होता है, जिसे यहाँ लिया गया P, T और V, तो P और T को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर को करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा T।
टेम्परेचर और वॉल्यूम करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा P। जैसे यहाँ देखिए P और T को लिया गया है, P और T को, तो कांस्टेंट क्या है वॉल्यूम। फिर T और V को लिया है, कांस्टेंट क्या है P। फिर V और P को लिया है, कांस्टेंट क्या है T। और इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है -1। और यहाँ देखिए सॉल्व करके भी बताया गया है कैसे इसको किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये एमएससी पर्पस से और बीएससी सेकेंड ईयर पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और एमएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसका कि जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है। ठीक, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में आप ये फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है कि एक पिस्टन है और इसको हम लोग यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इसके थ्रू ये बीच में पोरस प्लग दिखाया गया है, तो इन दो स्टेट में लोग गैस को पास आउट करेंगे और गैस का जो पास आउट करते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस को पास आउट करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ कैसा प्रेशर है लो प्रेशर है, तो यहाँ से गैस को हम लोग पास करेंगे। और जब भी गैस हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है तो टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होगा। और टेम्परेचर जो फॉल होता है वही फॉल टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर में जितना चेंजमेंट आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। देखिए लिखा भी है, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू पास फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर थ्रू अ पोरस प्लग, एक पोरस प्लग के थ्रू इट्स टेम्परेचर फॉल्स एंड दिस फॉल इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, और ये इसका एक्सप्रेशन दिया गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में मेनली पूछे ही जाते हैं और ई पॉइंट आपको याद रखने, जैसे कि जूल थॉमसन जो हमारा इफेक्ट है वो किस पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। किस पर फंक्शन करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये देखिए आपको दिया गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और आइसोथर्मल के लिए क्या फंक्शन होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। ये अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी ये दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको आपको याद रखना है कि म्यू जेटी रिप्रेजेंट करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट को। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। थर्ड पॉइंट आपका लिखा है फॉर नॉन आइडियल गैस और रियल गैस, तो रियल गैस के लिए ये चेंज आता है कि म्यू जेटी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कि ये फॉर एन आइडियल और रियल गैस आपने पीछे भी देखा, तो यहाँ पर वही लिख आ गया। फॉर एन आइडियल गैस ये इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये 0 होता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये ऐसा होता है। द टेम्परेचर एट विच म्यू जेटी 0, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और उस टेम्परेचर इन्वर्जन की वैल्यू क्या होती है, TI इज इक्वल टू 2A/RV। ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। देखिए यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेशन फॉर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, वर्क डन बाय आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने केवल यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आपको इसके पूरा डेरिवेशन अगर आपको इसका चाहिए तो आप गूगल क्लासरूम में जाकर इसकी PDF देख सकते हैं, उसमें पूरा डेरिवेशन वहाँ पर किया गया है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन क्या होता है कि रिवर्सिबल के लिए वर्क डन P डेल्टा V, और इसको PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। जब यहाँ पर वैल्यू रख के आइडियल गैस से सॉल्व करेंगे तो ये आता है डायरेक्ट रिलेशन 2.303 nRT log V2/V1। और ये बॉयल्स लॉ के थ्रू हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, P2 V2 भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें, रेशियो निकालें तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। तो यहाँ पर V2/V1 को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं P1/P2 से। आगे देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बात आइसोथर्मल की थी तो मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो 0। चेंज इन एंथैल्पी की बात करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 - H1, मैंने अभी रिलेशन बताया था आपको। H इज इक्वल टू E + PV होता है, तो दो गैसियस फेज के दो गैसियस सिस्टम के लिए अगर हम ले लें तो H1 इज इक्वल टू E1 +
P1V1 और H2 इक्वल टू E2 प्लस P2V2। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करेंगे आके तो देखिए ये रिलेशन निकला है यहाँ पर। अब यहाँ से E2 माइनस E1 को हम लोग डेल्टा ई लिख सकते हैं और P2V2 माइनस P1V1, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि P1V1 इक्वल टू किसके इक्वल होता है, P2V2 के। तो यहाँ P2V2 शिफ्ट करेंगे तो P2V2 से P2V2 कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा ई अभी ऊपर देख चुके हैं हम लोग 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, ऑल्सो 0। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ हीट। तो हीट क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बताया इंटरनल एनर्जी 0 होगी और इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो हीट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। तो जितनी हीट होगी आपकी उतना ही वर्क डन, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे देखा था, तो यही हीट के इक्वल होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें अगर, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था ये क्या होगा, सीधे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर W इरिवर्सिबल इक्वल टू क्या होगा, P, यानी प्रेशर जितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था और वॉल्यूम में जितना क्या चेंजमेंट आया है। फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT, ये गैस रिलेशन अब पता ही होगा आपको। V इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, NRT अपॉन P। सो V1 NRT अपॉन P1, इसीलिए V2 NRT अपॉन P2। ये दोनों वैल्यूज यहाँ V2 और V1 यहाँ पुट करेंगे और ये रिलेशन यहाँ से निकला। इसका एक मॉडिफाइड भी फॉर्म होता है, ये देखिए लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल को हम लोग P2 लेट कर लेते हैं और जब वहाँ इस वैल्यू में इस फॉर्मूला जब पुट करेंगे P एक्सटर्नल की जगह P2 और उसको अंदर लेके जाएंगे, तब ये रिलेशन निकलता है क्या कि W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू NRT 1 माइनस P2 अपॉन P1। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेशन दिए गए, इसका डेरिवेशन भी आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। थैंक यू।